इस बार के वीकली बाजार टॉक एडिशन में हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया का स्टॉक ब्रोकिंग का जो डोमेन है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और कैसे इसमें वेल्थ मैनेजमेंट का डायनामिक्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसको हम ग्रो की केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। मैं ना सिर्फ आपको ये समझाऊंगा कि ग्रो अपना बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन इस समय कैसे प्लान कर रहा है, बल्कि मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि जो वेल्थ मैनेजमेंट है उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में क्या है। अगर आपको एक करियर वेल्थ मैनेजमेंट में बनाना है तो आप उसको कैसे डिसाइड कर सकते हो। एंड नंबर 3 कि आपको क्या स्किल सेट चाहिए अगर आज आप जीरो पे खड़े हो और आपको वेल्थ मैनेजमेंट की फील्ड में करियर बनाना है तो आपको उसके लिए पूरा एंड तक बना रहना पड़ेगा। मैं पहले आपको नॉलेज दूंगा यूजिंग द केस स्टडी ऑफ ग्रो एंड देन फिर हम करियर पार्ट पे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको उसका पहले रिलेवेंस समझ में, इंपॉर्टेंस समझ में आएगा, रिलेवेंस समझ में आएगा और फिर उसका रोड मैप मिलेगा। मैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। चलिए जी, तो आज की क्लास में मैं जितनी भी लिस्टेड अनलिस्टेड बिजनेसेस का नाम लूंगा वो सारी की सारी 100% एजुकेशनल पर्पस के लिए डिस्कस करेंगे। ना मैंने उनमें पहले कभी इन्वेस्टमेंट किया है, ना करंटली मेरा कोई इन्वेस्टमेंट उन कंपनीज में है। चार दोस्त फ्लिपकार्ट में मिले, नीरज, हर्ष, ललित और ईशान। तो बोले यार मजा नहीं आ रहा है। तो बोले क्या बात कर रहा है ललित, तेरी सैलरी तो भाई सबसे ज्यादा है, 8 करोड़ रुपए का पैकेज फोड़ा है तूने, अभी भी मजा नहीं आ रहा है। तो बोले हाँ यार पैकेज तो अच्छा है, बट है ना इन्वेस्टमेंट करने जाता हूँ ना तो बहुत झिकझिक है। तो बोले झिकझिक है मतलब? तो बोले यार मेरे को है ना पहले चेक निकालना पड़ेगा, फिर एक फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वो कार्वी के ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर वो म्यूचुअल फंड की एसआईपी करना पड़ेगी। इट इज अ वेरी टायरसम प्रोसेस। तो बोले नहीं नहीं वो जीरोधा है ना, जीरोधा का कॉइन करके क्या प्यारे, बोले उसमें भी तो वही झिकझिक है। झिकझिक है मतलब कि कॉइन में पहले आप अकाउंट ओपन करो, फिर केवाईसी के लिए अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड सब उनको बैंगलोर मेल करो, ये करो वो करो। और कितने लोग यूज करना चाहते। तो बोले फिर तू करना क्या चाहता है ये बता। तो बोले अगर तुम बोलो और अपन चारों मिलके फ्लिपकार्ट से रिजाइन करें तो कुछ बड़ा करें क्या। बोला बोल क्या करना है। तो बोले आओ ग्रो करते हैं। बोला ठीक है। तो इस चक्कर में चारों भाइयों ने सितंबर, भाई नहीं है मतलब दोस्त, वो ब्रदरहुड वाला भाई है। ठीक है, चारों भाइयों ने सितंबर 16 में कंपनी शुरू करी। 3 महीने के अंदर अंदर सिर्फ वेबसाइट्स के थ्रू म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी इन्होंने। बीइंग अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर दे स्टार्टेड म्यूचुअल फंड। 1 साल बाद आते आते ये सिर्फ डायरेक्ट ओनली म्यूचुअल फंड्स पे आ गए कि अब हमको ब्रोकिंग नहीं चाहिए म्यूचुअल फंड से, डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस से बाहर कर दिया खुद को। एंड दे स्टार्टेड Grow Balance, there's some product for mutual fund. They received the broking license over here just before the COVID. And वहां के बाद उनका आईपीओ के लिए आईपीओ ओपन हुए, आईपीओ में ट्रेडिंग ओपन हुई, स्टॉक ट्रेडिंग ओपन हुई ड्यूरिंग द कोविड क्राइसिस, राइट। 2021-22 जस्ट इन नेक्स्ट 1 ईयर देश में खुलने वाले हर 5 में से एक डीमैट अकाउंट उनके पास में था। दे बिकेम प्रॉफिटेबल द वेरी नेक्स्ट ईयर and they became the largest broker the very next year. By March 2024, they were the largest broker. In meanwhile, they've acquired NBFC, India Bull AMC, Asset Management Company, right? एंड आज अगर आप देखोगे तो MTF, LAS, बॉन्ड, API ट्रेडिंग, वेल्थ, ये सब है, राइट। दिस इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ ग्रोथ। अभी इस समय अगर आप देखोगे तो ग्रो के अंदर क्या चल रहा है, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। ठीक है, तो ग्रो की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से एक बार पढ़ के देखते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं, मैं आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। अपन लोग यहाँ पर संडे को अगर बैठ के देख रहे हैं तो इट इज ओनली फॉर आर एजुकेशन, कि मेरे को कुछ सीखने मिल जाए। इन Q4 जो अभी Q4 खत्म हुआ FY26 का, मार्च में, 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ग्रू, ओ हो 87.9% ईयर ऑन ईयर, सालाना 87% का जंप है क्या। बिल्कुल। एंड 23.8% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। EBITDA increased 141.8% year on year and 30.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मेरी बात समझना, मार्जिन भी बहुत एक्सपैंड हुए, मार्जिन तो 1.5 गुना हो गया।
10% का मार्जिन 25% हो गया। सोचो आप, एबिडा। सर ये सब कैसे हो गया? मैंने बात करी है इस पे पहले भी, वापस समझाऊंगा। एज द ऑपरेटिंग लिवरेज प्लेड आउट अक्रॉस ऑल द कॉस्ट बकेट्स लीडिंग टू पैट मार्जिन एक्सपेंशन बाय 8%। ओके, तो कंपनी का इस समय एब्सोल्यूट पैट मार्जिन 44% चल रहा है। ठीक है, समझना है। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ऑपरेटिंग लिवरेज? ऑपरेटिंग लिवरेज मीन्स एज द रेवेन्यू इंक्रीजेस फास्टर देन कॉस्ट विच आर हाईली फिक्स्ड इन नेचर द मार्जिन विल एक्सपैंड। मेरी बात समझना। आज आप 100 रुपए का जब सेल्स करते हो तो उसके अगेंस्ट आपका 60 रुपए का खर्चा होता है। इस 60 रुपए के खर्चे में 40 रुपए का खर्चा फिक्स है और 20 रुपए का खर्चा वेरिएबल है। ठीक है, जब आप 1000 रुपए की सेल करते हो तब खर्चा कितने का होगा बताऊं मैं आपको? 240 रुपए का। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर 40 रुपए ये तो फिक्स ही रहेगा और 20% ऑफ द सेल्स वेरिएबल चलता है, तो 200 रुपए आपका वेरिएबल हो जाएगा। यहां पर आपका मार्जिन कितना बन रहा है पता है? 40% मार्जिन बन रहा है। एंड यहां पर आपका मार्जिन कितना बन रहा है आपको पता है? 76% मार्जिन बन रहा है। तो ये कैसे आया ये जंप? ये जो जंप आया ना, ये ऑपरेटिंग लिवरेज के थ्रू आया, क्योंकि जो फिक्स खर्चे थे वो तो फिक्स ही रह गए। सेल बढ़ी जब, तो फिक्स खर्चा तो फिक्स ही रह गया ना, सिर्फ वेरिएबल बढ़ा। तो जो खर्चा फिक्स का फिक्स रहा उसके कारण भी तो मेरा मार्जिन इंक्रीज हुआ है। यहां तक आप सबको समझ में आ रहा है जी? हाँ जी। तो अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लोगे ना, अभी तक जो हुआ है, तो वहां पर ब्रोकिंग सफिशिएंट है। ग्रो के केस के अंदर है ना, कि ब्रोकिंग का बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। बट क्या फ्यूचर में ग्रो ग्रो को आगे बढ़ना पड़ेगा? और क्यों हिस्टोरिकली सिर्फ ब्रोकिंग पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ही ब्रोकिंग सफिशिएंट थी? मतलब फ्यूचर में ऐसा क्या हो रहा है जो इन लोगों को अपने आप को चेंज करना पड़ रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे? समझिए, ब्रोकिंग जो है ना, वो बहुत ज्यादा कमोडिटाइज्ड बिजनेस हो गया है। व्हाट डू यू मीन बाय कमोडिटाइज्ड? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप हंसोगे। 2007-8 में मैंने ऑप्शन की बाइंग करने के लिए 300 रुपए की ब्रोकरेज दी है भाई। वन साइड बाय करने की 300, सेल करने की 300, मोतीलाल ओसवाल को। आज 2026 में अगर आपको ऑप्शन बाय करना है तो आपके पास ऑप्शन है, 25 रुपए की ब्रोकरेज है, 20 रुपए की ब्रोकरेज है, 10 रुपए की ब्रोकरेज है, 9 रुपए की ब्रोकरेज है, और अगर आप 30 साल से छोटे हो तो 0 रुपए की ब्रोकरेज भी है। ये सारे ऑप्शंस, क्या हाईली कमोडिटाइज्ड हो गया ये बिजनेस अब है ना। ब्रोकिंग के बिजनेस में ब्रोकिंग कोई बिजनेस नहीं बचा है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ब्रोकिंग इज जस्ट अ बेट। ब्रोकिंग ब्रोकिंग का बिजनेस जो है उससे कोई उनकी बड़ी कमाई नहीं होगी अब। जो मेन कमाई, क्योंकि ये और धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आप समझ रहे हो? कॉम्पिटिटर्स इंटर करते जा रहे हैं मार्केट को। सेबी क्या फटफट लाइसेंस दे रहा है ब्रोकिंग के? बिल्कुल। एक्सचेंजेस क्या फटफट मेंबरशिप दे रहे हैं ब्रोकर्स को? बिल्कुल। वाई? बिकॉज दे ऑल वांट टू प्रोपोगेट फाइनेंशियल लिटरेसी एज मच एज पॉसिबल। बहुत अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है भाई इंडिया का, तो इनको इससे आगे बढ़ना पड़ेगा ना। ब्रोकिंग का बिजनेस तो बहुत लो मार्जिन बिजनेस हो गया है। प्लीज, तो ग्रो है ना, अपने कोर बिजनेस से आगे जाना चाहता है। इसका एक और एग्जांपल है, पता है? ग्रो के जैसे ही कुछ है, 2 मिनट के लिए बात कर रहे हैं अपन। ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक अगर आप देखोगे तो पैसिव ईटीएफ का राजा है। पैसिव ईटीएफ का राजा है मतलब कि दुनिया में कोई भी आपको ईटीएफ चाहिए तो वैनगार्ड, ब्लैक रॉक एंड फिडिलिटी, ये 3 बड़ी कंपनीज है जो ईटीएफ प्रोवाइड करती है। ब्लैक रॉक के 1400 से ज्यादा ईटीएफ हैं। $13 ट्रिलियन असेट अंडर मैनेजमेंट है। बट आपको पता है एक सिंगल प्रोडक्ट वाइज जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट है दैट इज बिटकॉइन ईटीएफ, $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है। मेरी बात समझ रहे हो आप?
तो यहां पर सब कुछ सही चल रहा है, 46% गेन है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड। तो क्या ऐसा कॉमन है ब्लैक रॉक और ग्रो में? आपने क्यों ब्लैक रॉक की बात करी बीच में ग्रो के? एक पैटर्न तो है, वो पैटर्न है कि हमें आगे बढ़ना या डिजायर टू थ्राइव, भले ही वो लंबा टाइम ले ले, डजेंट मैटर, मेरे को बनना है पीपल का पेड़, जितना ऊपर जाऊंगा उतना ही नीचे जाऊंगा। समझ रहे हो आप? क्या आप लोगों को ये वीडियो अभी तक इंगेजिंग लगा है? इफ यस तो प्लीज आप लाइक बटन दबाइए एंड बेल आइकन प्रेस कीजिए, मेरी टीम को थोड़ा मोटिवेशन मिल जाएगा, बस और कोई बात नहीं है। ठीक है, तो अपन है ना थोड़ा सा ग्रो का भविष्य समझते हैं। तो अगर आपको ग्रो का फ्यूचर समझना है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट ग्रो इज डूइंग टुडे एंड व्हाट ग्रो इज प्लानिंग टू डू इन टुडे विथ रिस्पेक्ट टू फ्यूचर। एक तो ग्रो हिस्टोरिकली, ग्रो ने जो कर्म करे उसके हिसाब से ग्रो आज क्या कर रहा है, और ग्रो आज कैसे कर्म कर रहा है, ठीक है, कि उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो आज हम ग्रो की जो स्टोरी है वो दो तरीकों से समझेंगे, ग्रो की केस स्टडी को, नंबर से और स्टोरी से। ठीक है, तो सबसे पहले अपन नंबर से बात करते हैं। अगर नंबर में बात करूं तो मैं आपसे तीन चीजों पे बात करूंगा। नंबर वन, एक, ग्रो पैसा कैसे बनाता है, हाउ डज ग्रो मेक्स मनी। सेकेंड, ये जो पैसा बनाने की टेंडेंसी ये कितनी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। ठीक है, एंड नंबर थ्री, रिस्क क्या है इस ग्रोथ के साथ, व्हाट आर द की रिस्क अटैच टू दीज बिजनेसेस। आप मेरे को एक बात बताइए, इस समय ग्रो पैसा कैसे बनाएगा? क्या क्या बिजनेसेस होंगे ग्रो के? नंबर वन, क्या ब्रोकिंग बिजनेस है? ब्रोकिंग इज द बिजनेस, मेन बिजनेस है, मोर देन 70% ऑफ द रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ब्रोकिंग। ब्रोकिंग फीस है, कमोडिटी ट्रेडिंग है। लेंडिंग बहुत बड़ा बिजनेस बन के निकला है कि स्पेशली जेनजी और मिलेनियल्स के लिए, है ना, उनको टारगेट करते हुए। एमटीएफ ट्रेडिंग, एमटीएफ ट्रेडिंग बोले तो सर 100 रुपए है मेरे पास, 200 रुपए का माल मेरे को खरीदने दे रहे हैं लोग, 100 रुपए की फंडिंग, ग्रो कर रहा है, लोन्स दे रहे हैं लोग अगेंस्ट शेयर्स, जो डिस्ट्रीब्यूशन फीस वगैरह थोड़ी बहुत आ रही है वो आ रही है। फिर वेल्थ में घुसेंगे लोग, है ना, वेल्थ में एएमसी बिजनेस में फिजडम करके एक इन्होंने कंपनी एक्वायर करी है, वहां से इनकम आ रही है। अदर इनकम में फ्लोट इनकम है, फ्लोट इनकम मतलब जो अमाउंट आप पड़े रहने देते हो अकाउंट में ऐसे ही, जस्ट एवं ही पड़ा हुआ है। ठीक है, कोई एंसिलरी रेवेन्यूज है, कोई छोटे मोटे दूसरे चार्जेस हैं, ये डीपी फंड चार्जेस है, ये चार्जेस हैं, वो चार्जेस। ये कितना अच्छे से ग्रो कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ये ग्रो है ना, ये इसका पैट मार्जिन है 40% के अराउंड, एंड ये इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का CAGR है कि कितने परसेंट से ऑपरेशंस ग्रो हो रहे हैं। तो ग्रो इज द ओनली कंपनी जो 130% से ग्रो कर रहा है बाय मैनेजिंग दीज मार्जिन्स। अगर आप दूसरे प्लेयर्स देखते हो विच इज डिजिटल फर्स्ट प्लेयर, मोस्टली जीरोधा, तो जीरोधा का मार्जिन जरूर ज्यादा है, इट इज ग्रोइंग बाय 55%, बट द ग्रोथ इज लेसर, ग्रोथ इज ऑल्सो 50%, इट इज लेस ग्रोथ। अगर आप ग्लोबल प्लेयर्स देखते हो, ग्लोबल प्लेयर्स मतलब रॉबिन हुड जैसे प्लेयर्स देखते हो इस तरीके के, तो मार्जिन उनका हाई है बट द ग्रोथ इज वेरी लीनियंट। वाइल ग्रोथ इज लीनियंट बिकॉज दे आर इन द यूएस मार्केट ना, बहुत पेनिट्रेशन है। अगर आप बैंक लेड ब्रोकर्स देखते हो, HDFC, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे, तो मार्जिन भी कम है और ग्रोथ भी कम है। तो ऐसा नहीं है, ग्रो इज अ वेरी वेल पोजिशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप उसका रेवेन्यू ग्रोथ एनालिसिस करते हो तो। ठीक है, और दूसरा बहुत हाई मार्जिन का बिजनेस है। हाई मार्जिन का बिजनेस है मतलब अगर आप देखोगे तो जितना रेवेन्यू ये लोग चाप रहे हैं ऊपर, ठीक है, उसका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 66% तो एबिडा में फ्री हो रहा है भाई। दैट्स इट। कारण क्या है, पूरा का पूरा टेक ओरिएंटेड बिजनेस है ना। रिस्क जरूर है, रिस्क कैसी है इसको अपन बाद में भी देखेंगे। जैसे कैपिटल मार्केट पे डिपेंडेंसी है, हर ब्रोकर की होती है। वोलैटिलिटी अगर बढ़ गई, डर आ गया मार्केट में, तो लोग कम कर देंगे। रेगुलेटरी और कंप्लायंस, दिन भर किचकिच किचकिच, कभी सेबी आ रहा है, कभी RBI आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी वो आ रहा है। क्रेडिट और डिफॉल्ट रिस्क भी एक है, जिसको आपने फंडिंग करी थी उसका शेयर डूब गया तो वो पैसा ही नहीं दे रहा है आपको। आपने जिसको लोन अगेंस्ट शेयर दिया था उसके कोलैटरल का कोई शॉर्टफॉल पड़ गया। ऑपरेशनल रिस्क है, क्या बार बार जीरोधा बंद हो जाता है ना, काइड बंद हो जाता है, नोटोरियस है इस चीज के लिए वो लोग। ठीक है, कोई दूसरी स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल रिस्क है, कैश फ्लोज मैनेज नहीं कर पा रहे, कॉम्पिटिटिव रिस्क है, लीगल रिस्क है। ठीक है,
बट पता है ग्रो के केस में सबसे बड़ा रिस्क इस समय क्या है? इन सारी रिस्क में से 6 रिस्क में से सबसे बड़ा रिस्क ये है, वो ये है कि ग्रो का 55% रेवेन्यू जो आता है ना, वो आता है इक्विटी डेरिवेटिव की ट्रेडिंग से। मेरी बात समझ रहे हो आप? और ग्रो का 70% से ज्यादा रेवेन्यू जो आता है वो सिर्फ ट्रेडिंग से आता है। दैट इज द बिगेस्ट रिस्क। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मोतीलाल ओसवाल के केस में भी तो ये हो सकता है, एंजल ब्रोकिंग के केस में भी तो ये हो सकता है भाई, बट ग्रो के केस के अंदर ये नहीं हो सकता। मैं आपको समझाऊंगा क्यों। क्योंकि अगर ये लोग सिर्फ एक सिंगल बिजनेस पे डिपेंडेंट रहेंगे ना, दे विल लूज द ग्रोथ इन द मार्केट। मार्केट में ग्रोथ में टैंपर तो आएगा ही आएगा, सैचुरेट होगी होगी ब्रोकिंग के बिजनेस की ग्रोथ। आपने इतने हाई वैल्यूएशन पे पैसा उठाया है कि अगर आपने कंटिन्यूअसली मार्केट को ग्रोथ नहीं दी जो मार्केट को चाहिए, तो शेयर प्राइस धड़ाम करके नीचे गिरेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज नॉट अ नॉर्मल स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। आपको मैं अगले 5 मिनट में बता दूंगा। ग्रो की स्टोरी अगर आप एक बार समझ में आएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि उसके पीछे कितना बड़ा इंपैक्ट है ऑन वैल्यूएशन। ग्रो ने अपने वैल्यूएशन को टेक्निकली डबल कर लिया है सिर्फ एक सिंगल लाइन डाल के। ये समझते हैं अपन। ग्रो अपने आप को कभी भी ब्रोकर जैसा पोजीशन कर ही नहीं रहा है, कभी नहीं कर रहा है। दे नेवर से दैट इंडिया ट्रस्टेड ब्रोकर। वो मोतीलाल ओसवाल करता है, वो जीरोधा कर रहा है। ग्रो क्या बोल रहा है पता है? ये ग्रो का डीआरएचपी है, जब उन्होंने आईपीओ के लिए फाइलिंग करी थी। ग्रो बोलता है वी आर डायरेक्ट टू कस्टमर D2C डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म, ओके, DIF। कभी भी आप एक बात ध्यान रखना, एक बिजनेस के मुकाबले एक प्लेटफॉर्म को हमेशा रेवेन्यू ज्यादा मिलेगा। कभी भी ध्यान रखना। एक बिजनेस कारण क्या है पता है? प्लेटफॉर्म है ना, उसमें स्केलिंग की पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है। आप अमेजॉन बन सकते हो, अगला दुनिया के हर देश में आपका प्रोडक्ट जा सकता है। तो ये बोलता है कि हम तो D2C डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज फॉर कस्टमर्स थ्रू मल्टीपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। खुद को वो ब्रोकर बाद में भी नहीं बोल रहा है, आप देखो ना यार प्लीज। We are India's largest and fastest growing investment platform by user active user on NSE। यूजुअली कोई दूसरी कंपनी होती तो क्या बोलती पता है? We are India's largest and fastest growing broker by active user on NSE। With Grow customer can invest trade in stocks, अभी भी वो ब्रोकिंग नहीं बोल रहा है, डेरिवेटिव बॉन्ड including Grow mutual fund and other product। Also avail the margin trading facility personal loan। Using Grow app on website, customer can access the tools, information, market insight across our product, build their investment trading strategies। We provide customer a friendly design, deploy an in-house technology platform to enhance the investing experience। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट पोजिशनिंग। और इस एक पोजिशनिंग के कारण पता है क्या हुआ? जब ग्रो अपना डीआरएचपी लेके आया तो उस समय एंजल का पी रेशो क्या चल रहा था? 17। मोतीलाल ओसवाल का क्या चल रहा था? 22। ठीक है, ये दोनों ब्रोकिंग बिजनेसेस हैं। ये इसके नीचे के ये तीनों बिजनेसेस वेल्थ मैनेजमेंट के बिजनेसेस है, नोवामा, 360 और प्रूडेंट। तो एक ब्रोकिंग बिजनेस अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर ब्रोकिंग बिजनेस उस समय जो दो बड़े ब्रोकिंग बिजनेसेस लिस्टेड थे, वो तो 20 के मीडियन पे ट्रेड हो रहे थे, 20 के एवरेज पे ट्रेड हो रहे थे। ग्रो ने आके मांगा 65 का, 47 का पी, 41 का पी, अभी चल रहा है 65 के पी पे। जब ग्रो जिस प्राइस पे आईपीओ लेके आया था, उस प्राइस पे ग्रो का जो पी रेशियो आ रहा था दैट इज 41। इट इज इक्विवेलेंट टू द पी रेशियो ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज। वाई? बिकॉज ग्रो ने अपने आप को पोजिशन ही नहीं करा ब्रोकर जैसा। वो आया बोला नहीं हम तो ब्रोकर नहीं है, क्या है, हम तो डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है जी, मल्टी सर्विसेज देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमको वैल्यूएशन ज्यादा चाहिए, मेरे को तो 41 का पी रेशियो चाहिए। अब आपको ये समझना है कि ग्रो इस चीज को जस्टिफाई कैसे करेगा, क्योंकि ये हाई पी मार्केट से क्या ज्यादा पी मिला। देखो है तो ब्रोकिंग कंपनी ना, 70% रेवेन्यू ब्रोकिंग से आ रहा है ना। तो सब्सटेंस ओवर द फॉर्म पे अगर आप जाओगे तो फॉर्म में तो सब्सटेंस में तो ब्रोकिंग ही है। फॉर्म अपने आप को वो
क्या दिखाने की कोशिश करी यहाँ पर, प्रोजेक्ट क्या करा है स्टोरी बना के, कि हम एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, वेरी गुड, कोई खराबी नहीं है उसमें। बट इस चीज को क्या आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन पता है क्या है? ग्रो ये कैसे आके बोल के चला गया सबको। हाउ डज ही डज दैट? आके ऐसे कैसे ढिंडोरा पीट दिया कि मैं एक ये प्लेटफॉर्म और ये हूं? पता है, क्योंकि उनको ये पता है कि हमारे पास है ना हाई एआरपीयू का पोटेंशियल है। एआरपीयू बोले तो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अगर आप एवरेज रेवेन्यू पर यूजर देखोगे ग्रो का, तो FY23 में 2400 था, और FY25 में वो बढ़ के 3100 रुपीज हो गया है। इट इज ह्यूज। और ये जो है ना, ये एस्पिरेशनल एक्टिव यूजर्स हैं। एस्पिरेशनल मतलब वो लोग जो वजन में हल्के हैं, पॉकेट्स हल्की है जिनकी, गरीब गरीब आदमी को उसने एस्पिरेशनल लिख दिया। और जो एफ्लुएंट लोग हैं, वो जो मोटे आसामी है, वो कितना एवरेज रेवेन्यू मेरे को कमा के दे रहे हैं? तो 12,000 से 13,700 रुपए का एवरेज रेवेन्यू। तो उसको पता है कि उसके पास यूजर्स हैं विच आर विलिंग टू स्पेंड। और आप समझो ना, ये लोग मिलियंस में इनके पास। ऐसा थोड़ा है कि 10-15 हजार लोग हैं बस जो 17-18 हजार रुपए देंगे या 14,000 रुपए देंगे। मिलियंस में ऐसे लोग। तो ऐसे इन लोगों के पास ऐसे लोग हैं क्या जिनको हाई मार्जिन प्रोडक्ट बेचा जा सकता है? राइट, द कंपनी इटसेल्फ इज प्रोजेक्टिंग दैट। तो ग्रो को ये चीज समझ में आई कि वेल्थ मैनेजमेंट कुड बी द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट, राइट। और उन्होंने फिजडम को एक्वायर करा एस सेबी के अप्रूवल लेके। फिजडम क्या था? एक वेल्थ टेक प्लेटफॉर्म था। अंडरस्टैंड दिस, इसको समझना आपको बहुत मजा आएगा। मोतीलाल ओसवाल ने फिर जब ग्रो का कवरेज करा, तो मोतीलाल ओसवाल क्या बोलता है? देयर एग्जिस्ट अ डिमांड सप्लाई गैप इन वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज। है ना, एक बहुत बड़ा डिमांड सप्लाई गैप है वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में। एट द टॉप ऑफ वेल्थ पिरामिड, द कस्टमर्स आर टिपिकली सर्व्ड बाय बैंक्स एंड वेल्थ मैनेजर्स। जो कस्टमर है ना, एंड यूजर जो है, वो या तो बैंक्स या फिर वेल्थ मैनेजर्स के थ्रू सर्व किया जाता है। हाउएवर, इन द रिटेल अफ्लुएंट सेगमेंट, टॉप की मतलब वो बात कर रहा है मुकेश अंबानी, इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे लोगों की। लेकिन जो रिटेल अफ्लुएंट सेगमेंट है, 10 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़, देयर एग्जिस्ट अ गैप एंड अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड अ सर्विस प्रपोजिशन। We expect Grow's wealth management segment to start contributing meaningfully over next 2 to 3 years, backed by rapid affluent user expansion, efficient cross-selling of PMS AIF, scaling Fisdom's RM engine. 160 RMs है Fisdom के पास. We expect wealth management AUM to grow multifold from 100 billion in FY25 to 430 billion in FY28. Contributing meaningfully to the revenue. आपको समझ रहा है? प्रोजेक्शन दिया है ये मोतीलाल ओसवाल ने कि व्हाई इट शुड ग्रो। और आपको ये समझ में आना, इससे समझ नहीं आता है कि लोग तो स्टोरी खरीदते, नंबर कोई नहीं खरीदता। नोबडी बाइज योर नंबर, एवरीवन बाइज द स्टोरी। इट्स जस्ट दैट कि कंपनी को जस्टिफाई करते आना चाहिए अपने हाई वैल्यूएशंस को। तो जब सुप्रतिम दत्ता ने पूछा ललित से इन ग्रो की सेकेंड क्वेश्चन, द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस गिवन द ग्रो प्राइम हैज लॉन्च्ड सिंस जनवरी। ग्रो का प्राइम लॉन्च हो चुका है जनवरी से। ग्रो ने एक प्राइम प्रोडक्ट लॉन्च किया। एंड wanted to understand what is your initial trend and learnings that, and how do you plan to scale that up to next 2 years? What kind of investment would not only Grow Prime but W with Grow or also Fisdom require in next 2 to 3 years? आप कैसे ग्रो करोगे, क्या इन्वेस्टमेंट लगाओगे? बिकॉज आई थिंक द शेयर होल्डर लेटर यू हैड कॉल्ड आउट द फिजडम शुड बी प्रॉफिटेबल बाय FY28। आपने शेयर होल्डर लेटर में तो बोल दिया था कि फिजडम तो FY28 में प्रॉफिटेबल हो जाएगा। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड हाउ यू आर लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट अक्रॉस दीज 3 प्लेटफॉर्म्स एज वेल। तो आप इन तीनों प्लेटफॉर्म पे कैसे इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो, केपेक्स करने का सोच रहे हो? जवाब क्या दिया है ललित ने? ललित बोलते हैं, हे सुप्रीतम, सो आई थिंक इट इज बिट अर्ली, इट्स बीन 2 quarters now since the acquisition and all. I think we are thinking it kind of, we are solving it very nice way and so on. So I think it is very early to comment on anything right now. A lot of
things we are building. The business is mum. They are not ready to share anything. वो बोल रहे हैं बहुत जल्दी है अभी, पत्ते नहीं खोल रहे बेसिकली, और कोई बात नहीं, पता है उसको क्या करना है. तो वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में इतना स्पेशल क्या यार, ऐसा क्या है दैट एवरीवन इज गोइंग अक्रॉस वेल्थ मैनेजमेंट. बुगाटी का 1500 हॉर्स पावर का इंजन है. इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव सर्विस मशीन. आपको समझना पड़ेगा, वेल्थ कमाना और वेल्थ को मैनेज करना, पैसा बनाना और उस पैसे को मैनेज करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं मेरे बंधु. मुकेश अंबानी जी इज वेरी गुड इन मेकिंग मनी. मेरी बात समझ में आ रही? ही इज एक्सेप्शनली वेल. ठीक है, कुछ नहीं था उनके पास, वेरी मतलब कुछ नहीं तो नहीं था, ऐसा तो नहीं बोल सकते. ठीक है, अडानी जी, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा बनाया, कुछ नहीं था उनके पास तो. बट क्या ये लोग अपना पैसा खुद मैनेज कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है अडानी बैठ के चार्ट स्क्रीन करता होगा संडे को कि देखते हैं मैडम कि क्या लेना है कल सुबह 9:15 फिर मारूंगा ट्रेड ना, फिर खाएंगे खमन डोकला? ऐसा नहीं होता ना ब्रो. क्या उन लोगों के फैमिली ऑफिसेस हैं? इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सक्सेशन प्लानिंग हो. सक्सेशन प्लानिंग हो मतलब हमारे बाद कौन आएगा? आनंद बाबा वंतारा यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, बताओ आप. राइट, आनंद बाबा को सीट दी है इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बोर्ड में. ठीक है, तो दैट इज पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग. जो आपका जतिन अडवाणी या जय अडवाणी, क्या नाम है उनका, राइट, हिज सन, हिम कमिंग टू शार्क टैंक इज नॉट अ कोइंसिडेंस. इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेशन प्लानिंग, अ पीआर एक्टिविटी. राइट, बिस्पोक एक्सपीरियंसेस. आपको क्या लगता है, ये अगर आप नरीमन पॉइंट में किसी कमर्शियल बिल्डिंग में अपना ऑफिस खोलोगे तो ये लोग आ रहे हैं आपसे मिलने? अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, शाहरुख खान, इन लोगों को आप ऐसे सर्विस दे पाओगे कि किसी कमर्शियल बिल्डिंग में आपने ऑफिस खोल लिया, हल्ला मचाओगे ऐसा? तो सर फिर क्या होता है बीस्पोक में? मतलब है ना, इन लोग, क्योंकि आपके लॉन्ग टर्म में तो आपके टारगेट ऑडियंस दे नीड दैट. मेरी बात समझ रहे हो कि आप किसी 5 स्टार होटल में अपना स्वीट बुक करके रखो, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज करती हैं, कस्टमर अरीना बनाती है, वहां मीटिंग होती है, इट्स वेरी कंफर्टेबल ड्राइविंग इन इनसाइड अ पार्किंग. रिटायरमेंट प्लानिंग, मुझे रिटायर होना है, बताइए क्या करूं मैं? आई एम नॉट गुड एट इट. एस्टेट प्लानिंग, भाइयों में बंटवारा करना है. ठीक है, हमें जंगल खरीदना है, अनंत बाबा को पांडा खरीदना है, लेके आओ कहीं से भी. ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट में ना विजन और स्किल सेट दोनों की रिक्वायरमेंट है. तो वेल्थ मैनेजमेंट में स्किल सेट क्या चाहिए? यू नीड टू मेक एन एब्सोल्यूट बैलेंस बिटवीन योर रिटर्न्स, योर रिस्क एंड द लिक्विडिटी. लिक्विडिटी मींस जब पैसे की जरूरत हो तब पैसा हाथ में आना चाहिए. इन तीनों के बीच में मैं जंगल में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को कोई खरीदार ना मिले. ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन एक बहुत ही हाई लेवल की फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फॉर रिच पीपल. इट इज टारगेट टू रिच, टारगेटेड टूवर्ड्स रिच. ये है ही नहीं उन लोगों के लिए जो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए साल का कमा रहे हैं. अगर आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में जाना है तो दिस इज योर गेम, दिस इज योर मीट. अब यहां पर दो चीजें हैं जिसके दम पे ये पूरा का पूरा वेल्थ मैनेजमेंट खड़ा हुआ है. एक, नंबर 1, आप व्यक्ति के पैसे को कैसे मैनेज करते हो, और आप उसको खुद को कैसे मैनेज करते हो, व्यक्ति को. उनको चापलूसी नहीं चाहिए, दे डोंट वांट चापलूसी. डेफिनेटली थोड़ी बहुत तो चाहिए, ठीक है, बट दे जस्ट वांट कि आप उनको इन्फॉर्म कर दो हर चीज राइट टाइम पे, अपडेट दे दो. मानना वो बहुत बड़ी बात हो जाती है रिलेशनशिप मैनेजमेंट में. अगर आप सिर्फ एक अपडेट भर भी दे देते हो कि सर ये मार्केट अभी इस हफ्ते 7% डाउन है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी जो स्ट्रैटेजी है उसके हिसाब से हमने जिन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है वो सब रॉक सॉलिड है. राइट, यू जस्ट नीड दिस, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए उनको. एंड उनका पैसा सही तरीके से मैनेज करो, बेंचमार्क से ज्यादा रिटर्न्स आने चाहिए. इस समय अगर आप बड़े प्लेयर्स देखोगे वेल्थ मैनेजमेंट में ग्लोबली, तो जूलियस बार इज अ वेरी बिग प्लेयर. मॉर्गन स्टैनले प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट, वेरी बिग प्लेयर. यूबीएस वेल्थ मैनेजमेंट, वेरी बिग प्लेयर. मेरिल, बैंक ऑफ इंडिया का, बैंक ऑफ अमेरिका का कंपनी है, वेरी बिग प्लेयर. इंडिया में आप देखोगे तो नुवामा, 361, बरगंडी बाय एक्सिस बैंक, वाटरफील्ड एडवाइजर्स, ये तो अभी अभी नए नए आए. But all these players are there. It's not an मतलब it's a indicative list, not an exhaustive list. ठीक है, these players are there.
वेल्थ मैनेजमेंट में सर एक टिपिकल वेल्थ मैनेजमेंट में प्रोसेस क्या होती है, व्हाट इज द प्रोसेस? 4 भाग में बांटेंगे, फटाफट खत्म करते हैं, कोई थ्योरी नहीं है वो। सबसे पहले मेरे को क्लाइंट का गोल समझना है कि सर इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, उसका रिस्क प्रोफाइल समझना है, आपके पुराने इन्वेस्टमेंट बताइए, आपको फ्यूचर में कहां कहां पर कब कब पैसे की जरूरत पड़ सकती है, तो आपका टाइम होराइजन समझना है। फिर ये सब समझते हुए मुझे प्लान करना है ऐसी स्ट्रेटेजीज और प्रोडक्ट, ठीक है, स्ट्रेटेजीज प्लान करना है, प्रोडक्ट प्लान करना है जो कस्टमर को फिट हो जाए। फिर मैं उनको डिप्लॉय करेंगे चोजन इंस्ट्रूमेंट्स और उनको रिव्यू करते रहेंगे, एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट करते रहेंगे। वेल्थ मैनेजर टिपिकली जो पैसा कमाता है वो एडवाइजरी फीस से कमाता है, या तो व्यक्ति पैसा अपफ्रंट दे रहा है कि मैं साल के आपको 20 लाख 25 लाख 50 लाख रुपए दे रहा हूं, या फिर वो कमीशन के थ्रू कमाता है। कई बार प्रॉफिट का फीस बेस्ड स्ट्रक्चर भी होता है, एयूएम लिंक्ड मैनेजमेंट फीस होती है कि मैनेजमेंट फीस आपको देना ही देना है 2%, है ना। जैसे जैसे क्लाइंट का एयूएम बढ़ता जाएगा मैनेजमेंट फीस कम होती जाएगी, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एयूएम जब ग्रो होगा ना, बहुत मैसिव ग्रो हो जाएगा, तो मैनेजमेंट फीस कम होगी। तो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी पैसा कैसे बनाती है, देखो भाई, सबसे पहले ना ये एक टैलेंट को हायर करते हैं, सबसे पहली स्टेप होती है, उस टैलेंट को हायर करके ट्रेन करते हैं। फिर वो उसको जो आप सैलरी दे रहे हो ना, वो 18 से 24 महीने में वो सैलरी पे ब्रेक इवन अचीव कर लेगा। और उसके बाद वो हर रिलेशनशिप मैनेजर जो आपका है वो आपके लिए एक सुपर प्रॉफिटेबल यूनिट के जैसा काम करे। वो आपको पैसा कमा के देगा, मैं आपको इसको नंबर से जस्टिफाई करूंगा। वो आपको पैसा कमा के देगा, ला के देगा, आपका एयूएम का बेस बढ़ेगा। एयूएम का बेस बढ़ेगा तो आपका एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि एडवाइजरी फीस बढ़ेगी, ट्रेल कमीशन बढ़ेगा। आपका पैसा और बढ़ेगा तो आप और ज्यादा रिलेशनशिप मैनेजर्स हायर करोगे, उनको ट्रेन करोगे। तो ये एक सर्कल है जो कंटिन्यूअसली चलता रहता है, ठीक है। और आप यहां पर देखना, इनके लिए है ना रिटेंशन सबसे बड़ा गेम है, ठीक है। अगेन ये ग्रो की केस स्टडी है, ग्रो का कॉन कॉल है, उसमें समझते हैं। मनीष ओस्तवाल जी कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। सर माय क्वेश्चन ऑन द वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस, सो इफ यू टेक 3 to 5 years व्यू ऑन द बिजनेस, what is the differentiating factors and what grow will bring the market compared to existing model you can talk about, and that things will be helpful for sir us. Yes, sure, I will take that. So see a couple of things that are happening. One is there is a significant change of the customer base from the wealth point of view. ये $1 billion कंपनी का मालिक बोल रहा है, इट इज नॉट अ जोक, है ना, कि क्या हो रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज इन द कस्टमर बेस फ्रॉम द वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू। बराबर बात है सर। अ न्यू सेगमेंट ऑफ द यूजर आर बिकमिंग इन एफ्लुएंट इन HNI एंड कमिंग फ्रॉम अ वेरी न्यू काइंड ऑफ एज एक्सपीरियंस, न्यू एज काइंड, यंग बच्चे हैं जो पैसा बड़ा कमा रहे हैं, IITians हैं, है ना, 20-20 25-25 लाख 50-50 लाख 1-1 करोड़ का पैकेज है, पता ही नहीं है क्या करना है, FD करके रखी हुई है। So there is an experiential layer which is going to be different for building the wealth business. तो वेल्थ बिजनेस में है ना, हम एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस डालना चाह रहे हैं, विच इज नॉट आवर लोकल ग्रो एक्सपीरियंस। ललित was saying that we are investing in raising the bar of experience of the service, which is what going to be differentiator for us, which comes both from the technology point of view and also from the product selection to an advisory road point of view. So we'll be continually building this, what it takes us time for the right solution, like thrive to grow, धीरे धीरे बिल्ड करेंगे बट बिल्ड जोरदार करेंगे, ठीक है। तो आपको ये समझना है ये बिजनेस का फंडा कैसे काम कर रहा है। एक रिलेशनशिप मैनेजर को ये लोग हायर करेंगे, एक बार वो ऑनबोर्ड होता है उसको 1.5 से 3 साल 2 साल का टाइम लगता है अपनी सैलरी का ब्रेक इवन करने में। उसके बाद जो उसकी ग्रोथ होती है वो नॉन लीनियर पैसा कमा के देती है। आप मानोगे नहीं, 360 वैम में अगर आप देखोगे, जो 361 वैम है वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट, 163 रिलेशनशिप मैनेजर्स हैं जो 5,80,000 करोड़ रुपए का ईओ मैनेज कर रहे हैं, राइट, इट इज ह्यूज, है ना। और 70% जो इनकम है वो रेकरिंग है, बार बार आने वाली इनकम है। आप देख रहे हो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। क्या फ्यूचर में वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज की नीड बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। एक चार्ट है, अगर आप देखते हैं तो, सॉरी, एक रिपोर्ट है,
जो बोलती है कि कितनी वेल्थ एस्टिमेटेडली इनहेरेंट होगी बाय 2048 बाय जनरेशन, है ना। तो जो बेबी बूमर्स है उनको $6 ट्रिलियन मिलेंगे, जो जेनेक्स है उनको $39 ट्रिलियन तक मिल सकते हैं, जो मिलियनल्स है उनको 40, मतलब the amount of wealth which gonna transfer in next 10, 20, 30 years, that would be huge. जिन लोगों ने पैसा पीटा है पिछले 30, 40 सालों में, वो पैसा आगे देके जाएंगे ना। तो जब वेल्थ आएगी तो वेल्थ सर्विस की डिमांड भी तो आएगी, वेल्थ मैनेजमेंट की डिमांड भी तो आएगी। क्या इंडिया भी अमीर बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। अगर आप 2014 की उन 10 देशों की लिस्ट देखोगे जिसमें सबसे ज्यादा नए अमीर बने, इंडिया का नाम ही नहीं था उसमें कहीं भी। 2019 आते आते इंडिया का नाम 8th नंबर पे आया, आज इंडिया 3rd नंबर पर है with the highest number of new billionaires in the country, right? तो इंडिया में क्या जो रिच है वो और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है। आप अगर इसको इंडिविजुअल एडल्ट की वेल्थ के पिरामिड को देखोगे, तो जो इंडिया की एडल्ट पॉपुलेशन है ना, उसका जो टॉप 10% है, ये पॉपुलेशन का पिरामिड है ना। इसको मैंने सीधा रखा है ट्राइंगल जैसा, और इसको मैंने उल्टा रखा है, ये वेल्थ का पिरामिड है। तो जो इंडिया के टॉप 10% पॉपुलेशन है ये वाली, वो क्या इंडिया की 70% वेल्थ को कंट्रोल कर रही है इस टाइम पर। वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा ही है, 70-80% वेल्थ को कंट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। और ये तो यहाँ के नंबर है, रीटसेयर रिसर्च करके कंपनी की, दुनिया में क्या अनइक्वलिटी है, इनइक्वालिटी है। इन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी तो उसमें इन्होंने इंडिया को कवर किया, इनइक्वालिटी दिखा के, इन्हें तो रिच जो है दे आर बिकमिंग मोर एंड मोर रिचर। तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस ये है भाई कि जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट का, वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगा। वो अगले 5 साल में डबल हो रहा है, 15% 17% की सीएजीआर से अगले 5 साल में डबल हो रहा है। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि जो अमीर आदमी है ना, वो पैसा देने को तैयार है, वो रिस्क लेने को भी तैयार है। मैनेजमेंट बोलता है 361 का कि वेल्दी डोंट हेजिटेट टू पे फॉर प्रोफेशनल हेल्प। वो गरीब आदमी जो होता है ना, बेचारा मिडिल क्लास आदमी, वो कतराता है कि अरे आपका क्या काम है, आपने 2 नाम तो बताया बस स्टॉक के, इसका क्या पैसा ले रहे हो। नहीं होता। अल्ट्रा वेल्दी आर नॉट रिस्क एवर्स, प्लीज अंडरस्टैंड। जो बहुत पैसे वाले वो तो बड़े बेट लेते हैं। अल्ट्रा वेल्दी आर मोर विलिंग टू टेक रिस्क टू मल्टीप्लाई देयर वर्थ देन एचएनआई। ना सिर्फ वो पैसा देने को तैयार है भाई, वो मल्टीपल लोगों को पैसा देने को तैयार है। अगर यहां पर देखोगे हाउ मेनी एडवाइजर्स डू वेल्दी कंसल्ट, तो उसमें से 41% जो वेल्दी लोग हैं वो एक से ज्यादा वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स के साथ जुड़े हुए हैं। 20% एक सिंगल फैमिली ऑफिस के साथ जुड़े हुए, 36% सिंगल वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के साथ जुड़े हुए। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा अगर किसी एक फर्म के साथ जुड़ा हुआ है तो वो आपके साथ नहीं आ सकता, स्टिल इट इज योर टारगेट कस्टमर। बट जैसे हर बिजनेस में रिस्क होती है, इस बिजनेस में भी है। मार्केट रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है। वेल्थ मैनेजमेंट में मार्केट रिस्क क्या है? एयूएम मार्केट सेंसिटिविटी, मार्केट डाउन जाएगा, लोगों का रिस्क टॉलरेंस बढ़ जाता है, लोग कम पैसा देंगे, पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है, आपको फ्यूचर में मार्केटिंग में दिक्कत होती है। रेगुलेटरी रिस्क है क्या? बिल्कुल, फीस आप एक लिमिट से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, है ना। हर चीज में आपका कंप्लायंस और एमएल बर्डन आएगा। ह्यूमन कैपिटल का रिस्क है, सबसे बड़ा रिस्क निकल के आता है, पता है सबसे बड़ा रिस्क है ये, कि आपको सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर को रिटेन करके रखना है ना, उनकी जल्दी से जल्दी ब्रेक इवन कॉस्ट निकालना है, ये प्रेशर है। फिर गवर्नेंस और कॉम्पिटिटिव रिस्क है ना, कि मेरे यहां पर कोई बड़ा कांड ना हो जाए, कोई बड़ा स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ट्रस्ट के दम पे तो पैसा दिया है। और जो फ्यूचरिस्टिक चीजें बाजार में आ रही है, जो कॉम्पिटिटर कर रहा है, उसके कारण अपने को भी प्रेशर आ रहा है। क्लाइंट का कंसंट्रेशन रिस्क है। कंसंट्रेशन रिस्क के मतलब अल्ट्रा एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं, समझना, वो एक बहुत कम क्लाइंट्स आपको अगर मेजर रेवेन्यू दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ बिग रिस्क फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। आप पढ़िए मोतीलाल ओसवाल क्या लिखता है जब वो 360 वैम के बारे में कवर करता है। कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग इन द असेट मैनेजमेंट बिजनेस, कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग इन द असेट मैनेजमेंट बिजनेस, तो बोलते हैं कॉम्पिटिटिव पोजिशनिंग इन असेट मैनेजमेंट बिजनेस रिमेन स्ट्रॉन्ग विद अ स्टेलर परफॉर्मेंस इन लास्ट 5 फंड्स हैविंग आईआरआर ऑफ 25%।
Sector focused private equity have also launched in financial service, tech and healthcare space. Geographical expansion has been tough for getting right talent, but 361 has now been identified 1-2 people in each location to lead. RM attrition in the northern belt may lead to 5% reduction in the revenue from Delhi office. RM का अगर attrition होता है ना तो सीधे revenue पे फर्क पड़ता है. पता है क्यों? People risk सबसे बड़ी risk है. टैलेंट का शॉर्टेज है, आपको समझना पड़ेगा. जो सीनियर्स हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, ट्रेनिंग की कोई पाइपलाइन नहीं है. देर इज नो सच मैकेनिज्म विच इज ट्रेनिंग न्यू पीपल फॉर वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस. समझ रहे हो? वेरी डिफिकल्ट रिक्रूटमेंट. ये लोग सिर्फ इंडस्ट्री में से हायर करते हैं, है ना. हाई बैरियर ऑफ एंट्रीज है, आपको सर्टिफिकेशंस करने हैं, नेटवर्किंग बनानी है वहां तक पहुंचने के लिए. तो इन सब कारणों से होता क्या है, जब इतना डिफिकल्ट है टैलेंट को एक्वायर करना, तो क्या होता है, इसके कारण जबरदस्त पोचिंग होती है. आरएम को हायर करा जाता है एट एनी कॉस्ट, तो उसके कारण सैलरी इन्फ्लेट होती है, सर्विस क्वालिटी इरोड हो जाती है. प्रोडक्ट को पुश कर रहे हैं क्योंकि हायर कर दिया हायर कॉस्ट पे, तो अब उसको जस्टिफाई करना है. बहुत ज्यादा क्लाइंट है, बहुत कम एडवाइजर्स है, तो आपका एयूएम का ग्रोथ रुक जाएगा. तो ये ऐसे ही यार, डिमांड बूम करेगा, फर्म किसी भी कीमत पे हायर करेगी, सैलरी स्पाइक करेगी, फिर क्वालिटी लो हो जाएगी. तो पीपल रिस्क जो है ना, अपने को इसी से बेनिफिट लेना है सबसे बड़ा. द बिगेस्ट बेनिफिट वुड कम आउट फ्रॉम दिस. ठीक है, इससे बड़ा बेनिफिट आपको नहीं मिल सकता. आपको ना सिर्फ इस पीपल रिस्क से बेनिफिट लेना चाहिए, बट मैं आपको आगे रोड में बताऊंगा भी कि आप देख रहे हो ना, सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की क्या है कि वहां पर लोग नहीं है काम करने वाले. तो हम बात करते हैं कि करियर कैसे बनाया जा सकता है वेल्थ मैनेजमेंट. ठीक है, देखो यार, ये एक है ना बहुत ज्यादा स्टिकी रिलेशनशिप वाला बिजनेस है. मतलब ये है कि मान लो तू जूलियस बार के अंदर काम कर रहा है ना, यू आर वर्किंग इन जूलियस बार एज एन अल्ट्रा HNI RM. बराबर बात है. जब तू काम कर रहा है तो तेरे को 4 साल हो गए काम करते करते, और तेरे पास कुछ मान ले 8 क्लाइंट्स हैं जिनको तू हैंडल करता है. अब ये जो 8 क्लाइंट्स है ना, ये सब अपने आप में अल्ट्रा HNI है, सब मिलियनर बिलियनर है. और इन सब लोगों ने एक ही फेज देखा है 4 सालों तक, दैट इज यू. इन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको देखा है, वो जूलियस बार में किसी और को थोड़ा ना जानता है. तो मेजॉरिटी पता है क्या होता है यहाँ पर, ये फंडा भी होता है. रिलेशनशिप मैनेजर जाता है ना, वो अपने साथ में क्लाइंट को भी लेके चला जाता है. ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड. ये जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, इसके बाद वाले पेज पे, ये अमेरिका के लिए एकदम फिट गाइड है ना. इसको इंडिया में अगर आपको यूज करना है तो इसको आप रोड मैप जैसा मत यूज करो, बट एक क्रिटिकल थिंकिंग के जैसा यूज करना. स्टेप 1, अगर आप ये बोलना समझना चाहते हो कि क्या इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मेरे लिए सही है, तो आपको बताना है कि क्या आप एक सेल्फ स्टार्टर हो, खुद से काम कर लेते हो बिना लोगों के बताए. अगर हाँ है ये चीज, इफ यू आर अ सेल्फ स्टार्टर, तो डू यू इंजॉय फाइनेंशियल मॉडलिंग, क्या आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग में मजा आता है. अगर आपको मजा आता है तो क्या आप एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव चीजें समझते हो, चीजों को समझ पाते हो. ठीक है, इफ दैट इज द केस, देन डू यू माइंड वर्किंग एक्सट्रीमली लॉन्ग आवर्स लाइक 80 आवर्स अ वीक, 90 आवर्स अ वीक. इफ यस, देन कंसिडर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. ये आप आराम से रखना, ये मैं स्क्रीन पे रख रहा हूं आपके लिए, आप आराम से पढ़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है. इट इज फॉर यू ओनली, राइट. फिनेंस के अलग अलग करियर्स के लिए ये रोड मैप है. ठीक है, फॉर मल्टीपल डिफरेंट 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 करियर्स. ठीक है, तो अगर अपन यहां पर आते हैं, थोड़ा समझते हैं इसको कि आर यू कॉम्पिटिटिव, हाउ कॉम्पिटिटिव आर यू, क्या आप कॉम्पिटिटिव हो. आपने बोला यस आई एम एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव. ठीक है, तो डू यू माइंड वर्किंग 70 आवर्स, आपने बोला नहीं जी मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो नहीं करूंगा. ठीक है, आई डोंट माइंड. आर यू पैशनेट अबाउट व्हाट फाइनेंशियल मार्केट, इफ यस तो सेल्स ट्रेडिंग में चले जा, जस्ट बिकॉज इफ यू आर नॉट विलिंग टू गो देयर. व्हाट लेवल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप यू आर लुकिंग फॉर, है ना. अगर आप अपने जॉब में एंटरप्रेन्योरशिप भी ढूंढ रहे हो, देन यू शुड
and you have an interpersonal skill, then you should go with wealth management. मेरी बात समझना, मेरे को रिफाइननेस चाहिए आपके अंदर. अगर इंटरपर्सनल स्किल सेट नहीं है और फाइनेंस में कोई एंटरप्रेन्योरियल वेंचर करना है तो इक्विटी रिसर्च इज द गुड ऑप्शन. वेल्थ मैनेजमेंट की जब मैं यहां बात कर रहा हूं, मैं फुटकर रिटेल वेल्थ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं आपसे. मेरी बात समझ रहे हो? तो एक सीएफए इंस्टीट्यूट का एक छोटा सा स्निपेट है जिसमें बताता है कि क्या डिफरेंट टाइप के रोल्स हैं इन्वेस्टमेंट फर्म में फ्यूचर में. तो इन्वेस्टमेंट के लिए इट इज डिसीजन मेकर, रिसर्चर, प्राइवेट वेल्थ मैनेजर. ठीक है, इट इज वन ऑफ द की रोल्स इन्वेस्टमेंट्स में जो बचेंगे आगे जाके, है ना. इन्होंने अपना एक आई वुड से एक सर्वे करा था सीएफए इंस्टीट्यूट ने कि ये जितने भी रोल्स हैं, ठीक है, आप में से कितने परसेंट लोगों को लगता है कि आज से 5 साल में नहीं रहेंगे, एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे अगले 5 से 10 साल में. तो रिलेशनशिप मैनेजर और अकाउंट मैनेजर काइंड ऑफ जो रोल है, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट जैसे जो रोल्स है ना, इनको तो 1%, 6% मिला है भाई. सिर्फ 1% आदमी को लगता है कि इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट या पोर्टफोलियो मैनेजर या रिलेशनशिप मैनेजर का रोल नहीं रहेगा. एंड ये वाला जो कॉलम है ना, वो बोलते हैं कि 45 से 40% लोगों को लगता है कि ये रोल रहेंगे तो सही, बट इट विल बी सब्सटैंशियली डिफरेंट. आपको क्या लग रहा है अभी इस समय? आपको यही लग रहा है कि सर एआई आ जाएगा, कोई वेल्थ. अरे भाई, तू क्या एआई से पूछ के डाल देगा क्या पैसा तेरा? तेरे को 20, 25, 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ये समझिए कि एआई के यूसेज में गैप है आपकी तरफ से एज एन इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट प्रोफेशनल. प्लीज अंडरस्टैंड. कितने परसेंट वेल्थ मैनेजर्स हैं जो एआई को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करते हैं? 68% है. 34 + 34 जो बोलते हैं कि नहीं नहीं एआई तो बहुत इंपॉर्टेंट है. बट उनमें से कितने परसेंट ऐसे हैं जो एआई को जेन्युइनली यूज कर रहे हैं? Merely 44%, 28%. Only 27% are leading. Right? They are not using, they know that they have to use AI, but they are not. Why they have to use AI? For hyper personalization, not to make the decisions on your behalf as a wealth management professional, but to cater your customers in much more professionalized manner, much more personalized manner. तो अगर आपको वेल्थ मैनेजमेंट में जाना है ना, तो आपको दो चीजें करनी है. एक, आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते आना चाहिए. आपको ये पता होना चाहिए कि आप गवर्नेंस एनालिसिस कैसे करोगे. आपको ये पता होना चाहिए कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कैसे करोगे. आपको ये पता होना चाहिए कि आप सेक्टर को, आप इकोनॉमी को कैसे एनालाइज करोगे. आपको ये पता होना चाहिए कि आप फॉरेंसिक्स एनालिसिस कैसे करोगे. एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब इट इज योर 1-to-1 रैपो, योर 1-to-1 रिलेशनशिप विथ योर क्लाइंट, विच इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो अगर आप आज से ही इसकी देखो, आज अपने पास कुछ भी नहीं है ना, आज तो अपन 12th पास है. मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप तो अभी 12th पास करके चले हो. मैं आपको बताता हूं, आप उस ऑर्डर में देखना, आपको मजा आ जाएगा लाइफ का. सबसे पहले आप ये देखेंगे, नंबर 1 स्क्रीनर. ये हमारी है ना प्लेलिस्ट है सारी की सारी, जो हमारे YouTube चैनल पर है द वैल्यूएशन स्कूल के. एक बार आपका स्क्रीनर देख के हुआ ना, इसके बाद आप देखोगे फाइनेंशियल मॉडलिंग. ठीक है, उसके बाद आप देखोगे एआई फॉर फाइनेंस, एंड लास्ट में आप देखोगे म्यूचुअल फंड्स. ये चारों देखना है आपको. जस्ट किक स्टार्ट इट. आप स्टार्ट करिए, ट्रस्ट मी, आप इसके ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए. ये चीज धीरे धीरे, रिलेशनशिप मैनेजमेंट धीरे धीरे समय के साथ साथ आपका इंप्रूव होगा. आपकी अगर अंग्रेजी कमजोर है, नहीं चलेगा. आपकी अंग्रेजी पे काम कीजिए, इम्पॉसिबल नहीं है. ये जो ललित केसरे है ना, जिसकी स्टडी, केस स्टडी अपन ने, कौन ललित केसरे सर? द सीईओ ऑफ ग्रो. ब्रो वो निमाड़ से आता है, खरगोन से. आप जरा सर्च करके देखना, निमाड़ रीजन, NIMARMAD, खरगोन वर्ड सर्च करके देखना, KHARGONE. कितना छोटा जगह, लोग इंग्लिश हिंदी नहीं बोल पाते ढंग से उस जगह पर. इट इज अ कंप्लीटली, नॉट, आई वोंट से आदिवासी बेल्ट, बट वेरी अंडर डेवलप्ड बेल्ट. लोग वहां पर उतने हाई सिविक सेंस के साथ नहीं जाते. आपको ऐसा लगेगा सडनली आप इंदौर से वहां जाओगे कि आप यूपी में चले गए, मतलब बिहार में, झारखंड में, अंदर के इंटीरियर्स में चले गए. इतना अंडर डेवलपमेंट है कई जगहों पर. स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है.
उस जगह से वो बंदा निकल के इतना बड़ा कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हो। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ट्रस्ट मी। तो भाई कंक्लूजन की बात मेरी यही है कि खुद को छोटा मत समझ, ठीक है। तेरे को अपने जीवन में सिर्फ 2 महीने 3 महीने का टाइम निकालना है। 3 से 4 महीने की फोकस्ड स्टडी कर, तेरे को तेरा पाथ समझ में आएगा बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के। मैं फोड़ डालूंगा ये चारों चीजों को, राइट। अरे यार स्टार्ट तो कर तू। तू तेरा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट तो संभाल। रिलेशनशिप मैनेजमेंट करने के लिए तो वो तेरे को ट्रेनिंग भी दे देंगे फ्यूचर में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब आप मुझे बताओ कि आपको अगला वीडियो किस चीज पे देखना है। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सेशन में मजा आया होगा। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले संडे। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए दिस इज पार्थ वर्मा साइनिंग।